नमस्कार मित्रों, सीधी बात नो बकवास की कड़ी में आज हम लोग जानना चाहेंगे कि अभी कल ही परसों में आपने देखा होगा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के साथ कुछ बातें हुई है चैनल पे। तो उस बारे में हम जो है रजनीकांत जी, जो कि ये खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आए दिन इस तरह की जो बातें हो रही है इसकी मूल वजह क्या है और इसे आप कैसे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास गौतम जी। और मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड था जो हुआ है। मुझे लगता है पहले देश में नेताओं की धज्जियां पत्रकार उड़ाया करते थे। अब पत्रकार चूंकि एजेंडा जर्नलिज्म का हिस्सा हो चुके हैं तो उनकी भी धज्जियां उड़नी लाजमी थी और मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। जहां तक आशुतोष जैसे बड़े पत्रकार जिनका देश में एक नाम हुआ करता है और एक समय था कि उनके नाम से एक तूती बोलती थी, फिर राजनीति की तरफ मुड़ गए, आप पार्टी में चले गए और आप पार्टी में जाने के बाद जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड रखना शुरू करते हैं तो जो पत्रकार की जो आपकी इमेज होती है वो खत्म हो जाती है और एक नया इमेज क्वाइंड हो जाता है। तो स्थापित आप पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हुए, एक पत्रकार के रूप में हुए। कल जो डिबेट शो था टाइम्स नाउ का नव भारत चैनल के द्वारा आयोजित था, उसमें आशुतोष भी थे, बहुत बड़े लेखक थे आनंद रंगनाथन, और बीजेपी की प्रवक्ता थी राधिका खेड़ा। इन तीनों के बीच में घमासान देखने को मिला जिसमें अमर्यादित भाषाओं का बहुत प्रयोग हुआ और पत्रकार की संयमता अगर किस लिहाज से हम देखें कि चीखना चिल्लाना इस कदर हो चुका था कि खुद रंगनाथन ने कहा कि डोंट शॉट यू आर नॉट, आई एम नॉट योर फादर, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, अगर इसको ठेठ में बोले तो हम तुम्हारा बाप नहीं हूं। ये बताने की कोशिश की गई। 2 कौड़ी का पत्रकार कहा गया आशुतोष को। लोकसभा चुनाव लड़े थे, 10 वोट आया था कि 15 मुझे नहीं पता, मगर वोट नहीं ही आया था। तो आशुतोष कुमार पे वो भी टिप्पणी की गई और राधिका खेड़ा जो खुद कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, अभी हाल ही में बीजेपी में आई है, तो उन्होंने तो कहा कि आप में रहते हुए आप तो कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन हेड थे रणदीप सुरजेवाला पीछे के दरवाजे से मिलने जाते थे तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती थी। तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है मेरे लिए। और आज जो 21वीं सदी है जहां पर पत्रकारिता का दाह संस्कार हो चुका है, अब कौन पत्रकार रहा है या कौन किसी पार्टी का प्रवक्ता है, कौन किसको पॉइंट कर रहा है, यह कह पाना या जज कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो देश में जब 2 धड़ा बैठेगा पत्रकारिता भी जब 2 धड़ा में इसी में एक चीज और है कि जैसे आज के समय पब्लिक में भी इस तरह की पत्रकारों की इमेज हो गई है कि कई सारे पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें देखकर लोग अनुमान लगा लेते हैं कि ये पत्रकार इस पार्टी का समर्थक है या ये पार्टी। 2 चीजें हैं, पब्लिक का भी जो एक नजरिया है उसको भी उसी ढंग से देखना पड़ेगा। अभी जो भी कुछ हुआ है मेरे ख्याल से आशुतोष के साथ, इससे पहले भी उनके साथ जो है बहुत कुछ हो चुका है, थप्पड़ भी पड़ चुका है, बहुत विवाद में रहे हैं, मगर आशुतोष एक अच्छे पत्रकार रहे हैं। इसलिए मैं उनका इज्जत करता हूं और मैं उनकी इज्जत इसलिए करता हूं और एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि एक पत्रकार को कभी भी पॉलिटिकल एंड पर जा करके किसी का पक्ष नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ऐसी समस्याएं समाज में होती रहेंगी। और मुझे ये अफसोस है, अगर वो चैनल्स चाहता तो इस पूरे चीजों को ब्रॉडकास्ट को रोक सकता था, मगर जो टीआरपी का खेला है ना, अब तो हर कुछ है कि जल्दी से इसको कुछ ऐसा हो कि वायरल हो जाए, टीआरपी हो जाए, वायरल हो जाए और किसे अच्छा लगता है। मगर अब इस लेवल पे डिस्कशंस चला गया है और आप देखते हैं, मुझे तो लगता है कि जितने भी शोज हैं इस पे तो डिबेट्स पे तो इतने प्रोग्राम्स चलते हैं, अगर उसको बंद कर दे तो भारत की जनता ज्यादा सुकून से। हाँ, आजकल तो देखना मुश्किल हो गया है, इतना तरह का वहाँ शॉटिंग होता है। पहले हल्ला हो हंगामा, ये पूरी जो है आपके शैक्षणिक योग्यता को दर्शाता है। चाहे आप किसी धार्मिक डिबेट को देख लीजिए, चाहे राजनीतिक डिबेट को देख लीजिए, चाहे पत्रकारों का डिबेट देख लीजिए, ये तो एक खुला मंच था जिसमें इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है और मुझे लगता है ये अच्छी परंपरा नहीं है, ये बहुत गलत परंपरा है विकास। नहीं, इससे एक और इससे चीज है कि कहीं न कहीं इन चीजों को लेकर, जैसे पहले का समय था कि लोग शाम में मैक्सिमम घरों में लोग न्यूज आवर देखते थे, डिबेट देखते थे, बट आज तो बहुत ज्यादा लोग उससे दूरी बना रहे हैं कि और उनका बीपी शुगर बढ़ रहा है। तो इन चीजों को लेकर के आपका क्या नजरिया, कैसे इसे संतुलित किया जा सकता है? पहले याद होगा दूरदर्शन आज ही के दिन 1957 या मुझे डायरेक्ट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर जब दूरदर्शन पे आधा घंटे का कार्यक्रम आता था, जब थोड़ा होश संभाला हम लोगों ने तो बुनियाद सीरियल देखा,
उससे क्रेज बढ़ा। उस समय 83-84 के समय में मेरे घर में टीवी जब आया था पहली बार, तो वो पूरा कौतूहल का विषय हुआ करता था। उसके बाद देखिए सारा मेट्रोज में लगा, फिर रहा कसा जो कसर था वो महाभारत ने पूरा किया, उससे पहले रामायण ने पूरा किया, मतलब इसकी ब्रांडिंग हुई। और अभी के समय में जो आप कहते हैं ना कि बीपी शुगर, मुझे लगता है बीपी ज्यादा बढ़ रहा है। और मैं तो अब पिछले 9 सालों से मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है। खासकर न्यूज नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये टीआरपी प्रोपगंडा या स्टंटबाजी का एक माध्यम बनता जा रहा है, जो पूरे देश को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। आज देश में कहीं सुकून नहीं है, फर्जी और स्टंटबाजी ये तमाम चीजें चलती हैं और लोग उसी को देखना पसंद करते हैं। किसमें विवाद होगा, किसमें गाली गलौज होगा, धार्मिक डिबेट्स हो रहे हैं, जबकि धर्म के बारे में तो जहां तक मुझे पता है कि अगर किसी को नॉलेज ना हो तो उस पर तो बहस नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बिना इंसानियत का धर्म का कोई मोल नहीं है। नहीं, तो इसमें एक चीज है कि कहीं न कहीं ये जानबूझ के ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज क्या पैसा दिया जाता है। अब देखिए 2 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। अगर आप इंसानियत आपके अंदर नहीं है तो आपके धर्म का कोई काउंटिंग नहीं है। धर्म शरीर है और आत्मा उसकी इंसानियत है। अगर इंसानियत नहीं है तो उस धर्म का कोई मतलब नहीं है, चाहे आप किसी धर्म को फॉलो करते हो। तो धार्मिक डिबेट से बचना चाहिए, उसमें सारे लोग पैसा लेकर के अपने थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और बहस का मुद्दा बनाते हैं। यानी ओवरऑल जो पत्रकार समाज है उन्हें इस बात की थोड़ी पहल करनी चाहिए कि जो डिबेट में इतना स्तर लेवल नीचे जा रहा है, सीधे मैं अगर कहूं कि जहर दिया जा रहा है, पॉल्यूट किया जा रहा है पूरे देश को, तो गलत नहीं होगा। आप किसी भी डिबेट को देख लीजिए, और खास करके जो धार्मिक डिबेट्स होता है उसमें जान करके कुछ ऐसी बातों को कह दिया जाता है ताकि देश का माहौल हमेशा इसी तरीके से बिगड़ता रहे, और वो जिसका भी एजेंडा सेट करके बोल रहे हो, चाहे किसी पार्टी का बोल रहे हो, उस पार्टी को वो फायदा पहुंचा देते हैं। तो आज जो आशुतोष के साथ हुआ, इसी का एक नतीजा है ना। आप एजेंडा जर्नलिज्म पे जब चलिएगा तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि वही आशुतोष जी जैसे पत्रकार थे तो उनकी बहुत इज्जत थी, लोग मानते थे कि बढ़िया पत्रकार हैं। बिल्कुल। लेकिन जब से वो आप पार्टी से जुड़े, चुनाव भी लड़ा, और आज भी कहीं न कहीं उनके मन में पूर्वाग्रह रहता है। बातों रंगनाथन जो आज बोल गए, या जो राधिका खेड़ा बोल गई, अगर ये विशुद्ध पत्रकार होते तो किसी की औकात नहीं थी बोलते, या वो एक मर्यादित भाषा का प्रयोग हो सकता था। मगर जब आप इन्फ्लुएंस होते हैं, जब आप पत्रकारिता छोड़ करके आप कुछ और करना शुरू कर देते हैं तो दिक्कतें होंगी। तो ओवरऑल सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो अच्छा, एक और चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए। आजकल काफी उस तरह की घटना घट रही है, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मसला है। आप साइबर अरेस्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, हम बिल्कुल साइबर अरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन न्यूज में भी पढ़ रहे हैं। इवन हमारी जानकारी में कई लोगों के साथ इस तरह आपकी जानकारी तो छोड़ दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले और कल भी मेरे पास एक फोन आया। मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ। मैंने बोला बोलिए आपके भतीजे का नाम क्या है? तो मैंने बताया आपको पता है उसने कितना बड़ा क्राइम किया है? हमने बता दीजिए, छोटा मोटा तो क्राइम करता नहीं, किया होगा तो बड़ा ही किया होगा। तो आपको अगर बचाना है तो 50,000 दे दीजिए। हमने कहा कि बिल्कुल भिजवा देते हैं, आप अकाउंट नंबर दीजिए और बताइए कौन से थाना से है। तो तुमको बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है, देखो किस तरीके से रो रहा है। एक रिकॉर्डिंग क्लिप्स रखते हैं वो लोग और उसको सुनाते हैं, और आपको तो देखिए पूरा डेटा हैक हो जाता है, और हैक करने के बाद पूरा डेटा उनके पास होता है। और आप, स्वाभाविक सी बात है कि कोई आपके बच्चों का नाम लेकर के आपको फोन करेगा तो आप तो डर जाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा चीज घटना हो गया है, मेरा बेटा तो ऐसा था नहीं। तो चूंकि हम पत्रकार हैं, रात दिन साइबर फ्रॉड और इस पे लिखते लिखते इतना तो आइडिया हो गया, तो ये साइबर अरेस्ट हो गया। उसके बाद जब हमने थोड़ा सा लहजा पत्रकार वाला जैसे ही लहजे में आए, उसने फोन काट दिया, क्योंकि उसको पता है कि अगला मैंने कहा कि तुम जिसकी बात कर रहे हो वो आईबी में चीफ है। बोला आईबी में चीफ होगा? हमले तुम्हारी जो उम्र है ना, कितनी उम्र हो गई? तो मैं 50 का हूँ। हमले वो रिटायरमेंट पे है, वो क्या छेड़खानी करेगा? तो उसने फोन काट दिया। आप भगवत सिंह का नाम सुनेंगे बेगूसराय में, उनका भी बेटा जो है 2 दिन तक होटल में बंद रहा। ये लेटेस्ट घटना घटी, डॉक्टर एन राय के साथ 4.5 करोड़ रुपया देना पड़ा। तो ये साइबर अरेस्ट में पैनिक नहीं होना। अगर कोई इस तरीके का फोन कॉल करे तो अब तो हर जिला में साइबर थाना एस्टेब्लिश हो चुका है। आप फोन उसका एक नंबर भी ऑनलाइन नंबर है, आदमी को घबराना नहीं चाहिए। साइबर फ्रॉड तो देखिए, जामताड़ा की बात करें, चाहे नालंदा से हम हैं, नालंदा में कतरी सराय हो गया। पहले था कि वैदों की नगरी के नाम से जाना जाता था, फिर सफेद दाग के ये से होने लगा, बहुत सारी बातें होने लगती है। तो जब आप
इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो ये साइबर अरेस्ट कोई नया टर्मिनोलॉजी नहीं है। ये पहले कुछ और रूप में जाना जाता था, अब तो घर घर में चला गया है। तो लोग से हम यही अपील करेंगे कि अगर इस तरीके का कॉल आए तो आप पुलिस को सूचना दें, घबराए नहीं। मेरे पास अब तक 37 कॉल आ चुका है और मैं बैठकर, कोई डीजीपी बताता है अपने आप को, कोई थाना का जमादार बताता है, कोई इंस्पेक्टर बताता है, उससे नहीं घबराना है। आपको अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी रखनी है। और एक तो तब हद हो गया कि एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका बेटा ठीक उनके साथ बैठा हुआ है, उनको फोन कॉल आ रहा है कि आपका बेटा जो है ये बलात्कार में फंस गया है और इतना पैसा भेज दो। अब आप इसको क्या कहेंगे? और ये लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं, इसकी पहली पहचान है फ्रॉडों की। ये व्हाट्सएप कॉल करेंगे, लैंडलाइन से करे या अपने सेलफोन से करे, ऐसा नहीं होता है। ये व्हाट्सएप कॉल होता है, उसमें जो डीपी होता है वो किसी पुलिस पदाधिकारी का होता है। और हमेशा ये आंध्रा से ही करेंगे या पंजाब से करेंगे, मतलब दूर स्टेट से करते हाँ, हैं, दूसरे स्टेट से करते हैं, आपको पता नहीं लगा सकते। हाँ, क्योंकि वो जो है आप सब टर्म को समझ लेंगे। तो गौतम जी बस यही है, साइबर अरेस्ट ज्यादा पैनिक यानी नहीं लेना इसमें है कि लोगों को घबराना नहीं। अगर इस बिल्कुल तरह नहीं, का बिल्कुल किसी तरह का फोन आता है तो उसको वेरीफाई करना है, हाँ। थाने से बात करना है। और जो आपका पहला जो जिस मुद्दे पे हम बात किए, हम तो कहते हैं मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। यानी देखिए आशुतोष जैसे पत्रकार या हर पत्रकार, जब आप किसी के पक्ष और विपक्ष में चले जाएंगे तो आपके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी। पत्रकारिता ईमानदारी का नाम है और यानी पत्रकार रहे, पत्रकार पक्षकार नहीं, पक्षकार नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि आने वाले समय में फिर आपके साथ कुछ और भी घटना घट सकती है। जैसे इस तरह की घटना श्वेता सिंह के साथ भी हुई थी, अनिता ओम कश्यप के साथ भी हुई थी, और भी रवि और भी लोग ट्रोल होते हैं ना, और भी लोग ट्रोल होते हैं। तो एजेंडा नहीं चलाए, निष्पक्ष पत्रकारिता करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत मजा आया आज आपके साथ हमने बात किया है।